हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र। आज हम लोग इस पे दूसरे नंबर का जो आपका चैप्टर है उसका आपका सेकंड लेक्चर हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रीय आय का लेखांकन की बात हम लोग कर रहे हैं। उसमें मैं आपको चैप्टर ना पढ़ाकर मैं आपको चैप्टर के नोट्स जो आपके लाइनर हैं एक एक चीज को आपको समझा रहा हूँ, आपको लिखा रहा हूँ कि पूरे चैप्टर की आपका समरी क्या है। देन उसके बाद हम लोग चैप्टर के आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, पहले हमने कल जो था अपने आपके लेक्चर के अंदर सेवाएं, वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तुएं, निवेश, मूल्यह्रास, सकल निवेश, नवल निवेश, यहां तक जो था हम लोग इसमें देख चुके थे। आज हमें जो है इसमें थोड़ा इससे आगे बढ़ना है और इससे आगे बढ़ के बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसके अंतर्गत आपका देखना है और एक एक करके जो है हम इसमें इन सारी चीजों को देखेंगे और इन पर गौर भी करेंगे। सबसे पहले है हस्तांतरण, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन, भुगतान। ट्रांजैक्शन जो भुगतान है इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेंगे। यह एक पक्षीय भुगतान होता है। भुगतान होता है जिनके बदले में कुछ नहीं मिलता। बिना किसी उत्पादन सेवा के उत्पादन सेवा के प्राप्त आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, कर, छात्रवृत्ति आदि। ये क्या है? हस्तांतरण भुगतान है जो केवल एक पक्ष से ही होता है। भाई जो पेंशन होती है वो आपका सरकार देती है, दूसरे पक्ष को कुछ नहीं देना होता। टैक्स है वो भी एक पक्ष देता है, ठीक है। और छात्र व्यक्ति है वो भी क्या देता है? एक जो पक्ष है आपका वो ही देता है। तो सब कुछ ट्रांसफर क्या होता है? एक ही पक्ष के माध्यम से भुगतान होता है। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, आप हैंड टू हैंड साथों साथ में आप लिखते चलिए, कॉपी चलिए। उसके बाद भी मैं आपको 30 से 35 सेकंड का समय दूंगा एक पेज उतारने के लिए। तो ये लगभग 20-25 सेकंड में पेज हो जाना चाहिए आपका। क्या है आपका पूंजीगत लाभ? देखते हैं। पूंजीगत संपत्तियां तथा
वित्तीयों के मूल्य में वृद्धि से जो समय बिताने के साथ होती है, यह क्रय मूल्य से अधिक मूल्य होता है। क्या कह रहे हैं? क्रय मूल्य से अधिक मूल्य होता है। यह संपत्ति की बिक्री के समय प्राप्त होती है। कैसे होती है? बिक्री के समय जो है आपकी प्राप्त होती है। चलिए इसको लिखिए। लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी करें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है कर्मचारियों का आपका पारिश्रमिक। देखिए, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसको देखिए। श्रम साधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की गई साधन सेवाओं के लिए किया गया भुगतान नगर व्यय वस्तु कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाता है। इसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा
में योगदान शामिल होता है। क्या होता है इन सब में? आपका जो योगदान है वो आपका शामिल होता है। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा आप, कर्मचारी वाले को। लिखिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से ही हम लोग लाइन टू लाइन लिखते चलेंगे। इतना चैप्टर को पढ़ना, फिर उसके नोट्स काट के लिखना, फिर उसकी हेडिंग बनाना, ये अपने आप में चैलेंज है। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं परिचालन अधिशेष। देखिए क्या होता है परिचालन अधिशेष। उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारियों का परिश्रमिक भुगतान, क्या कह रहे हैं, परिश्रमिक भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है यह किराया, ब्याज तथा लाभ का योग होता है। क्या होता है? ब्याज तथा इन सब का कैसा होता है? ये आपका योग होता है। इसके बाद लिख लीजिए, अब जो है इसका मेन टॉपिक जो है वो आपका प्रारंभ हो जाएगा। ये आपको देखना है। तो अब तक ये तो सब चीजें थी डेफिनेशन के रूप में, एक एक चीज को आपको समझने के लिए कि कौन सी चीज क्या है। फिर उसके आगे आपको एक नया विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर अब हम इससे आगे चलेंगे। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय व स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट करंट प्रेजेंट एंड करंट प्राइस पे। और आपको कौन चलेंगे और साथ में देखेंगे कांस्टेंट प्राइस को। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ रहा है। लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों? अगला लिख लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय व स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय।
कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, इस पर देखते हैं सबसे पहले क्या होता है कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं का मूल्य उसी वर्ष की बाजार कीमतों पर आंका जाता है। कैसा है? बाजार कीमतों पर आंका जाता है तो उसे तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? चालू कीमतों पर उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। इस लाइन को कॉपी करिए एंड देन जो इसका सेकंड फेज है उसको देख लीजिए। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं का मूल्य अमूल्य कीमतों पर आंका जाता है तो उसे स्थिर कीमत या राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसको लिख लीजिए।
बच्चों कर लिया कॉपी? कितना कर लिया? तो अब आपको चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय व स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कैसे अंकन की जाती है, दोनों का जो मेजर डिफरेंस है आप इस डेफिनेशन के माध्यम से अपना क्लियर कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि कैसे हम इनको मेजर करते हैं, कैसे इनके बीच का जो आपका डिफरेंसेस है वो हम देखते हैं। ये आपको साफ हो जाएगा कि चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य उस वर्ष की बाजार कीमतों से आंका जाता है। कहां आंकते हैं, ध्यान रखना, बाजार कीमतों पर आंका जाता है तो उसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब दूसरा, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं को सेवा का मूल्य आधार वर्ष कीमतों पर, यानी कि यहां क्या होता है, आधार वर्ष पर नापते हैं, वहां वस्तु की बाजार पर मापा जाता है। यहां क्या कर रहे हैं, बाजार कीमतों पर आंक रहे हैं और यहां आधार वर्ष पर आंका जाता है तो उसे स्थिर कीमत की राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि स्थिर कीमत में क्या होगा, एक बेसिक मान लेंगे किसी आधार वर्ष को कि 2015-16 में ये कीमत थी और वर्तमान 23-24 में ये कीमत है, तो उसका वेरिएशन देख लेंगे। और आपका दूसरा है इसमें चालू कीमत में क्या है, जो वर्तमान बाजार की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। हमने परिचालन अधिशेष, कर्मचारियों का परिश्रमिक के विषय में देखा, पूंजीगत लाभ को पढ़ा, हस्तांतरण प्राप्त का ट्रांसफर को पढ़ा, लवण निवेश को पढ़ा। तो इस तरीके से हमने इन सारी चीजों का जितने भी महत्वपूर्ण चीज थी एक एक करके हमने इसको अपने चैप्टर के माध्यम से आपका देख लिया, इसको पढ़ लिया, इसको जान लिया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, इसमें अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। बच्चों अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार का कोई आपका डाउट है, कोई भी टॉपिक क्वेरी है, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक जितना मैंने आपको लिखाया है आप उसको रिवीजन करिए और बुक में से कोशिश करिए कि हाईलाइट करिए कि कहां पर ये चीजें लिखी गई हैं और किसके कंटेक्स्ट में हैं। ये सारी चीजों पर आप लोग थोड़ा खोजबीन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।